ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्ला ख़ान और शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है, द्यामिर बादशाह डैम। उसके मुतासरीन जो हैं वो पिछले कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो नकल मकानी के वादे थे, जो ज़मीन के मुआवजे का मामला था, वो अभी तक हल नहीं हुआ। हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हो सकता है अगर हमें इग्नोर किया गया तो फिर हम डैम की जो जगह है उस दान भी हम रवां दवां हो सकते हैं। ये मामला क्या है, इस पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारा फोकस है आपकी हमारी सेहत। मतलब अदालत में जो चल रहा है, सियासत में, सहाफ़त में, वो तो आपने बाकी जगह देख लिया होगा, लेकिन जो हमारा समझें कि सर्वाइवल का इशू है, थोड़ा सा हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पिछले कई दिनों में हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं पानी पर ख़ास करके कि हमारा पानी कितना आलूदा है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी खुराक जो है उसमें कितना इंडस्ट्रियल ग्रेड की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। हमारे यहाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें कितनी मिलावट होती है। लेकिन घूम फिर के सवाल यही कि खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब ये बात भी सामने आई है कि जब हम इस तरह के जो खुराक और पानी कंज्यूम करते हैं, जब हम बीमार होते हैं और हम फिर दवाई लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो वहाँ से जो दवाई मिल रही है उसमें भी 2 नंबरी है, जालसाजी है। और उसमें कभी कभी ये भी इल्ज़ाम सामने आए हैं कि मुज़र सेहत चीज़ें जो हैं वो उसमें मिली हुई हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि द न्यूज़ अखबार में एक ख़बर छपी कि सिंध में एक है ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरी। उन्होंने कुछ दवाओं को चेक किया तो पता चला कि जी बाहर जो लेबल लगा हुआ है वो तो किसी बड़ी कंपनी का है, अंदर से जो है जो मवाद है उसका वो मौसर है ही नहीं। इसीलिए हम सुनते हैं ज़रार वसत कि जी दवाएं खाएं, असर ही नहीं होता आजकल, है ना, किसी चीज़ का। तो इससे पहले भी हमारे पास कोई 7 ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई हुई पूरे मुल्क में, जिनमें बड़े बड़े शहर भी हैं, लाहौर है, कराची है, कसूर है, पेशावर है, जिनसे ये पता लगा कि भाई ये जो फार्मास्यूटिकल एंटिटीज़ हैं ये तो फेक हैं और जो दवाएं वो बेच रहे हैं वो ना सिर्फ फिक्टिशियस हैं बल्कि हैज़र्डस फॉर हेल्थ भी हो सकती हैं। तो हमने सोचा कि आज इस पे हम थोड़ा सा बात करें कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इदारे हैं। एक है हमारे पास ड्रैब यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बजट्स हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं द न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी वक़ार भट्टी। मैं अगर ये कहूँ कि शायद पाकिस्तान में सबसे मुतहर्रिक हेल्थ रिपोर्टर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। वक़ार, आपका शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में। मैं आपकी ख़बर का हवाला दे रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये ख़बर में लिखा भी है और हम अक्सर देखते हैं जब हम अपने सोसाइटी के मसलों पर बात कर रहे होते हैं, हमारा एक फेवरेट टर्म है क्रैकडाउन, कि कोई भी मसला है उस पर क्रैकडाउन जो है वो लाजमी होना है। तो अब ये जो कंपनियां पकड़ी जा रही हैं, जो 2 नंबर कंपनियां हैं, इनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन हुआ है, होने जा रहा है, क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई, आपने मुझे मौका दिया और हम इस अहम मसले पे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एक बात तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान में कोई 600 से 700 कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो कि अद्वियात बनाती हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अद्वियात की जो ब्रांड्स हैं वो कोई 80,000 से 90,000 के करीब हैं। तो ये जो अद्वियात हैं, मेजॉरिटी तो सही अद्वियात हैं और ये कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, ये अच्छी अद्वियात बना रही हैं। लेकिन जैसे कि हर मुल्क में होता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा शायद ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसे अनासर जो हैं वो बहुत कुछ अरसे से मुतहर्रिक हैं, जो कि जाली अद्वियात बनाकर मार्केट में भेज रहे हैं। वो इन जो लोकल कंपनियां हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनकी अद्वियात की भी कॉपी बनाते हैं। और उसके अलावा अब एक नया फिनोमिना जो आपने जिस खबर का हवाला दिया वो ये है कि ऐसी जाली कंपनियों की जाली अद्वियात आ गई हैं जो ना कंपनी एग्जिस्ट करती है, ना दवाई का ब्रांड एग्जिस्ट करता है, और वो अद्वियात इन्होंने मार्केट में लाना शुरू कर दी हैं। तो तकरीबन 9 कंपनियां अभी तक आइडेंटिफाई हुई हैं सिंध में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब वो कंपनियां, उनका कोई वजूद ही नहीं है, और उनकी जो अद्वियात हैं, जाहिर सी बात है, उनका भी कोई वजूद नहीं है। तो ये नहीं, मतलब दवाओं का तो वजूद है ना, कंपनी का वजूद जो है जाहिर है कि वो गैर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जाहिर है उनका कोई ऑपरेशन होगा, कहीं पे वो बना रहे होंगे, फिर वो ला रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स को दे रहे हैं जो कि ख़रीद रहा है, आगे बेच रहा है। तो इस तरह तो वो एग्जिस्ट कर रही हैं।
नहीं, एग्जिस्ट तो बिल्कुल कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जो ये फिक्टिशियस कंपनीज हैं, ये नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज हैं, यानी कि ड्रैब के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। किसी और ड्रैब ही है जो कि उनको रजिस्टर करता है या लाइसेंस देता है, उनके पास इन कंपनियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो जाहिर सी बात है कि वो जो दवाइयाँ पकड़ी गई हैं वो ब्रांड्स भी कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये फिनोमिना जो है ये कोई 1-1.5 साल से ये सामने आया है कि ऐसी अद्वियात सामने आ रही हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। तो अब आप सोचें, अच्छा ये अद्वियात जो है ये सिंध के देही इलाकों से भी पकड़ी गई हैं, कराची से भी पकड़ी गई हैं। ज्यादातर ये सक्खर से ये दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। उसके अलावा इस्लाम कोर्ट से, उसके अलावा कराची के कुछ अजला से ये, और ये जो है पूरे मुल्क से ये आ रही हैं। बाकी सूबों में क्या सूरत हाल है अभी तक वो सामने नहीं आया, मैंने रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिलहाल तो ये सिंध की जो ड्रग टेस्टिंग लैब है वहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये एक पूरा रैकेट है कि जो ऐसी अद्वियात मार्केट कर रहा है जो जिनमें ना कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि उसमें दवा होती ही नहीं है। तो वो जो मरीज अब उसको उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे, आप सोचें कि वो ठीक होने के बजाय, सेहतियाब होने के बजाय वो तेजी से मौत के मुंह में जा रहे होंगे। अच्छा भट्टी साहब, अगर आप थोड़ा सा एक, अब क्योंकि मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि अंदाजन कितनी अद्वियात इस तरह पाकिस्तान में या तो जाली होती हैं या स्प्यूरियस होती है या फिर ख़तरनाक होती हैं, कोई अंदाज़ा है हमारे पास कि कितना बड़ा इशू है? इशू तो बहुत ही अहम है। फर्ज कर लेते हैं कि अगर कोई एक एंटीबायोटिक भी, जैसे एक बहुत अहम दवा है मैरोपेनम, ये मैरोपेनम जो है ये जान बचाने वाली दवा है, इसके बहुत जाली अद्वियात बनती हैं। अगर फर्ज कर लेते हैं कि सिर्फ ये एक दवा ही इसकी कुछ काउंटरफीट कॉपीज आ जाती हैं जिनके अंदर सिर्फ पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर होता है, या उसमें आटा होता है या चौक होती है, तो अगर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नतीजे में वो ये जान बचाने वाली दवा है, उसके नतीजे में लोग हलाक हो रहे हैं, तो अगर चंद लोग ही इसके नतीजे में जाँ बहक होते हैं तो ये आप सोचेंगे ये मसला कितना अहम है। फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है कि कितने फीसद या कितनी अद्वियात मार्केट में जाली आती हैं, लेकिन जाली अद्वियात जो है वो मार्केट में आ रही हैं। बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारा जो निज़ाम है सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स का और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स का, ये इतना फाल नहीं है कि इस मामले को वो ठीक तरीके से टैकल करें। और एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो अद्वियात इसलिए भी बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं कि इनके खिलाफ जो ये दवा बनाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, ये नहीं, यहाँ पर सॉरी भट्टी, अब जैसे कि आपने भी कहा शाहजेब, इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज का, तो ये खबर भी तो हमें ड्रग टेस्टिंग लैब की जानिब से ही आई है, तो जाहिर है कि उन्होंने कोई कार्रवाई तो की है। ये उनके लिए ये ट्रेस कैसे होते हैं? अगर आप थोड़ा सा मुझे एक इकोसिस्टम समझाएं, क्योंकि जैसे आपने कहा ये अनरजिस्टर्ड कंपनीज हैं, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती उस लिहाज से, तो ड्रैब के पास तो इनका रिकॉर्ड नहीं है। ड्रग टेस्टिंग लैब वालों के हाथों ये अद्वियात कैसे चढ़ती हैं? मतलब प्रोसेस, मतलब किसी ने शिकायत की या वो खुद ही गए और उन्होंने जाके टेस्ट किया? ये मैं आपको समझा दूं। देखें, सिंध में 30 अजला हैं और 30 ही ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। ये हर जिले में एक ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है। पंजाब में तो ये तहसील लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, लेकिन सिंध में ज़िले के तौर पर हैं। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इनका काम यही है कि ये चेक करें कि क्या जो अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज पे बिक रही हैं, क्या वो सही हैं, क्या मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर्स हैं, उनमें जो अद्वियात रखी गई हैं क्या वो सही टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखी गई हैं, जो वो अद्वियात जिनको फ्रीजर में होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में होना चाहिए, उसमें मौजूद हैं या नहीं है, जाली अद्वियात तो नहीं है, स्पूरियस अद्वियात तो नहीं है। ये ड्रग इंस्पेक्टर्स का काम होता है। ये ड्रग इंस्पेक्टर्स वहाँ से सैंपल उठाते हैं। इनका काम ये है कि जहाँ पे इन्हें शक हो ये वहाँ से सैंपल उठाएं और उनको सूबाई या विफाकी जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं वहाँ भिजवाएं। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सिंध में हुआ है, ये कुछ नए बच्चे, अब तो मेरी तो उम्र बढ़ गई है तो बच्चे ही होंगे, ये नए जो रिक्रूट होने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं। इन लोगों ने ईमानदारी से काम किया, अपनी रोजी रोटी हलाल की। इन्होंने ऐसी अद्वियात चेक की कि जो उन्हें लगी कि ये मशकूक थी,
क्योंकि दवा को देख के या चख के तो नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत है। उन्होंने ये डीटीएल में भेजी ड्रग अच्छा टेस्टिंग वकार, लैब में, मैं तो वहां पे चेक वकार जी मैं आपकी बात जो जहाँ तक समझा हूँ, पहली बात तो ये बहुत अरसे पहले, अब तो रहमान मलिक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने कहा था नेशनल असम्बली में कि इस मुल्क में 50% अद्वियात जो मार्केट में हैं वो जाली हैं, स्मगल्ड हैं या उनकी क्वालिटी ख़राब है। इन सब को मिला के उन्होंने 50% का फिगर दिया था। अब जिस तरह की आप बात बता रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर हर ज़िले में अगर एक है, तो मैं ये फ़र्ज़ कर सकता हूँ कि ये सिचुएशन आज 15 साल बाद भी ना सिर्फ कायम होगी बल्कि वर्स हो चुकी है। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम ये किया था कि जो नाकिस पानी है, बॉटल्ड वाटर, उसकी हर 2-3 महीने बाद सहमाई एक रिपोर्ट आती है कि जी ये ब्रांड जो हैं फिक्टिशियस हैं, जाली हैं या इंसानी सेहत के काबिल नहीं है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आगे जब हम पूछते हैं कि यार इन कंपनियों के खिलाफ, इनके तकसीमकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मजाज कौन सा इदारा है और क्या कभी कार्रवाई हुई है, तो जवाब हमेशा आए बाएं शाएं की सूरत में मिला। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन क्या ड्रैप, ड्रग इंस्पेक्टर्स, महकमा सूबाई सेहत, FIA और पुलिस में कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि जिसके नतीजे में ना सिर्फ इन जो कंपनियां हैं इनके लोगों की पकड़ धकड़ हो, बल्कि जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर इन फिक्टिशियस कंपनियों की दवाएं प्रेस्क्राइब भी कर रहे हैं, उन पे हाथ डाल सकें या वो मेडिकल स्टोर सील कर सकें छोटे कस्बात के या कच्ची आबादियों के जहां ये धड़ाधड़ बिकती हैं और लोग जो है नाखानदा हैं और वो लेते हैं। मेरे आंखें और कान ऐसी किसी खबर को सुनने से तरस गए कि किसी डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो गया हो, कोई मेडिकल स्टोर सील हो गया हो या गिरफ्तारियां हुई हों, मुकदमात कायम हुए हों और अदालतों में चले हों। जी हुसैन साहब, पहली बात तो ये कि वो जो रहमान मलिक साहब वाली आपने बात की वो मुझे भी याद है, मैं भी उस वक्त जर्नलिज्म में था। मैं नहीं समझता कि 50% अद्वियात जो हैं वो जाली होती हैं। इस मुल्क में बहुत अच्छी अद्वियात बन रही हैं, अच्छी अद्वियात जो है लोगों को मिल रही हैं, वो सही भी हो रहे हैं। ये फिनोमेना जो है जाली अद्वियात का, ये 1 से 2% तो हो सकता है, जो मेरी तहकीक है, अगर आप मुझ पे रिलाय करें मेरे काम पे, लेकिन ये 50% नहीं है। पहली बात तो ये है, लेकिन 1 से 2% भी बहुत बड़ी वो तादाद बनती है। अब आ जाए, आपने कहा कि एक्शन, मैं एक कॉल, मुझे पूरा दिन आज याद आता रहा है कि वो एक कॉल है किसी बड़े बुजुर्ग का। उन्होंने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह से डर लगता है और सच बोलूं तो आपसे डर लगता है। यहाँ पे पीका ऑर्डिनेंस से मुझे डर लग रहा है। आपने पुलिस और FIA की बात की। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में एक मेडिकल स्टोर पे अभी पिछले महीने एक जाली दवा पकड़ी गई, तो इंतज़ामिया ने वो स्टोर सील कर दिया। तो मैंने इंतज़ामिया को कहा कि वो जो यहाँ की ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने कहा कि आपने इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाई? तो मुझे पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि FIA के हवाले करेंगे, FIA वाले 15 से 20 लाख रुपए लेकर उसको छोड़ देंगे। तो हमारे इसके लिए सबसे बड़ी सजा ये है कि इसका मेडिकल स्टोर हमने सील कर दिया है, और जब तक ये हमें ये नहीं बताता कि इसके पास वो जाली वैक्सीन आई कहाँ से थी, उस वक्त तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बदकिस्मती से पुलिस और FIA ने आज तक किसी केस में ना किसी को सजा दिलवाई है, ना कोई इन जाली अद्वियात के केस में कोई अंदर गया है। गरीब गुरबा को पकड़ा जाता है, और यही वजह है कि मैं पिछले 10-15 साल से जाली अद्वियात की उस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, प्रेजेंस पे। ये कोई किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जी सॉरी, हमें ये गुफ्तगू जारी रखनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वहाँ ये तो बात करेंगे कि ज़ाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जिस तरह अभी ये बच्चों ने, उनको हम बच्चे कह रहे हैं, बट जो यंग ऑफिसर्स हैं जो टेस्टिंग कर रहे हैं, इस तरह पुलिस में भी, दीगर इदारों में भी अच्छे लोग हैं। थोड़ा सा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अभी मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था तो उसमें जो ड्रग टेस्टिंग लैब के सैयद अदनान रिजवी साहब हैं शायद, वो ये सवाल पूछ रहे थे कि यार ये अद्वियात फार्मेसीज में पहुंची कैसे, क्योंकि आखिरकार एक पूरा चेन होता है, जो भी खरीदा होता है फार्मेसी की तरफ से उनको पता है कि हम किससे खरीद रहे हैं और ये कौन है। तो इनकी गठजोड़ के बगैर तो ये काम नहीं चल सकता। कि थोड़ा सा आप हमें चेन समझा दें कि एक फेक फैक्ट्री ड्रग्स बनाती है, वो उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं जैसे अभी इस्लामाबाद की मैं मिसाल दे रहा था, एक फेक वैक्सीन आई, वो मेडिकल स्टोर पे कोई शख्स लेके आया और उसने कहा कि ये मैं खरीदी थी लेकिन ये मेरे पास बच गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ले लें। अच्छा, उसने वो जो वैक्सीन थी वो 5,000 रुपए की थी, वो शख्स ने कहा कि 2,000 रुपए में आप मुझसे ले लें। जब ये मेडिकल स्टोर वालों को लालच मिलता है, लेकिन इनका जो मार्जिन है वो है 15%, यानी कि मेडिकल स्टोर को 85 की दवा मिलती है और उन्होंने वो 100 रुपए में बेचनी होती है। अब वो उसको 95 में भी बेच सकते हैं, 90 में भी बेच सकते हैं, बाकी वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना वो कम करना चाहें। लेकिन अगर किसी मेडिकल स्टोर को कोई दवा जो है वो आप 50 रुपए में दे दें, 40 रुपए में दे दें, बल्कि 30 रुपए में दे दें और उसको कहें कि ये 100 रुपए इस पे MRP मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लिखी हुई है, तो अक्सर लोग जो है वो लालच में आके ऐसे लोगों से अद्वियात खरीदते हैं और उसके बाद जो है वो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है और वो उसको बेच रहे होते हैं। और फिर मजा भी आने लग जाता है कि यार अगर हम एक चीज के ऊपर 50% कमा सकते हैं तो हम 15% पर क्यों जाएं। अच्छा, अब एज अ कंज्यूमर, अब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, हम जाते हैं किसी फार्मेसी में, छोटी फार्मेसी बड़ी फार्मेसी, हम तो आंखें बंद करके कहते हैं यार ये नुस्खा, अब ये हमें आप दवाई दे दें। एक कस्टमर कंज्यूमर अपने आप को कैसे महफूज कर सकता है कि अगर हम अद्वियात को एग्जामिन करने लगे तो हमें क्या देखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल वही पैकिंग बनाई हुई थी जो हमारी लेजिटिमेट फॉरेन कंपनीज हैं और जो मल्टीनेशनल्स हैं उनकी तरह। क्या कोई तोड़ है इस बात का? देखिए सर, बात यह है कि ये तो एक बड़ा अहम मौजू है। हर मुल्क में, दुनिया भर में फार्मासिस्ट होते हैं फार्मेसीज पे। हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल स्टोर्स हैं। अब मेडिकल स्टोर्स जो हैं उन पे फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस होता है वो दीवार पे लटका हुआ होता है और वहाँ पे जो है वो मैट्रिक पास, इंटर पास जो है वो लड़के जो हैं वो दवाइयाँ जो है वो दे रहे होते हैं लोगों को। बात यह है कि एज अ कंज्यूमर तो मैं खुद भी धोखा खा जाता हूँ, लेकिन मैं चूंकि इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ मैंने ये देखा है कि यहाँ पे फार्मेसी चेन्स हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज हैं, जो कि अद्वियात जो हैं वो बाकायदा कंपनीज से खरीद रही होती हैं या ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रही होती हैं। बदकिस्मती से सिंध के दही इलाकों में, पंजाब के रूरल एरियाज में, KP में और बलूचिस्तान में तो सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनके ऊपर वो लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं। लालच एक बहुत अहम फैक्टर है। एज अ कंज्यूमर जो है बेसिकली तो हमें उस फार्मेसी से लेना चाहिए जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हो, एक लाइसेंस फार्मेसी हो जिसके पास हम जाएं और वहाँ से वो दवा खरीदें। कोशिश करें कि जो डॉक्टर हमें लिख के दे रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, हम उससे दरख्वास्त करें। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, ये जो अनएथिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसके चक्कर में भी उन्हें तो नहीं पता कि कौन सी कंपनी जाली है या कौन सी कंपनी असली है। उनसे दरख्वास्त की जाती है, की जाए और हम भी करें और एक कैंपेन चले इस हवाले से कि ये जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं उनकी अद्वियात जो है ना वो लिखें। तो ये एक इतना आसान मामला नहीं है। सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हर फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट की मौजूदगी जो है सर ये मस्ट होनी चाहिए। इसके बगैर ये हमारी जो, ये सिर्फ जाली अद्वियात का मामला नहीं है, मामला ये भी है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं खुद अद्वियात लेके, जी उसके नतीजे में हलाकतें हो रही हैं, उसके नतीजे में लोगों को नुकसान हो रहा है, कई एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं, डॉक्टर्स गलत अद्वियात लिख देते हैं। दुनिया में फार्मासिस्ट जो है वो एक ऐसा शोबा है जिस पे सबसे ज्यादा एतबार किया जाता है। अमेरिका में फार्मासिस्ट पे पुलिस से ज्यादा एतबार किया जाता है। हमारे मुल्क में जो है वो अच्छा वकार भाई, वकार भाई आपने जो सोल्यूशन पेश किया है, जाहिर है कि हम सब
इस तरह के सोल्यूशन पेश तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम बेबसी भी महसूस करते हैं कि यार हम कह तो रहे हैं लेकिन कैसे। मतलब पाकिस्तान में ड्रग स्टोर्स जो हैं वो फोटो कॉपी, लाइसेंस की फोटो कॉपी पे खुल जाते हैं और उन पे कोई गिरफ्त नहीं होती। वहाँ ऐसे मुल्क में हम ये तवक्को करें कि हर मेडिकल स्टोर पे एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हो। मेरा ख्याल है कि हम इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते, मगर ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आपके मजमून में एक फैक्टर ये भी था कि अद्वियात की कीमतें जब से डी रेगुलेट हुई हैं, और जाहिर है कि फिर वो कीमतें बढ़ी हैं, तो चूंकि मरीज जो हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लिहाजा ऑटोमेटिकली सस्ती और गैर मारूफ और जाली कंपनियां जो हैं उनकी जन्नत खुल गई है। ऐसा ही है। ये देखिए, ये जो प्राइस डी रेगुलेशन है, मैं आपके प्रोग्रामों में आके मैंने कहा कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएं ताकि उनकी अवेलेबिलिटी हो सके। ये तो आपके सामने आप लोग मुझे कहते थे कि ये आप अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की बात करते हैं। वो मैं इसलिए करता था कि अद्वियात जो है शॉर्ट हो रही थी, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, हुकूमत, एक जो गैर मुंतखब हुकूमत थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसने प्राइसेस डी रेगुलेट कर दी। जब प्राइसेस डी रेगुलेट हुई तो कंपनियों ने इतना इजाफा किया, अब कंपनियां अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रही हैं। तो जब अद्वियात की कीमतें, जो ऑथेंटिक कंपनीज हैं उनकी अद्वियात की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो ऐसी जालसाजों को ये मौका मिला, वो ऐसी अद्वियात लेके मार्केट में आ रहे हैं जो सस्ती होती हैं। और मरीज तो सस्ती दवा के चक्कर में होता है। अगर डॉक्टर उसको ऐसी दवा लिख रहा है या मेडिकल स्टोर पे मौजूद जो भी प्रोप्राइटर है वो उसको कहता है कि ये सस्ती दवा ले लो, ये अच्छी दवा है और सस्ती भी है, तो वो ले लेगा, जाहिर सी बात है। तो हमें ये थोड़ा सा प्राइसिंग में, अब मैं तो नहीं कहता कि डी रेगुलेशन को खत्म किया जाए, लेकिन कंपनियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे, कार्टेल बना के और प्राइसेस। अब देखें, ये जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, दिल के मरीजों की दवाएं हैं, ये उन्हें हर रोज खानी है और पूरी जिंदगी खानी है। लेकिन आप उनकी कीमतें इतनी बढ़ा देंगे कि वो आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, तो फिर जाहिर है कि जो सस्ता ऑल्टरनेटिव मिलेगा लोगों को, लोग उसकी तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक किस्सा याद आया है अपन का। एक्चुअली कोई मतलब 16-17 साल का था, तो कहीं जनूबी पंजाब में मुझे एक शख्स मिले और मैं उनका तारुफ जो किसने किया, तो कि जी ये बहुत बड़े ना, ये इनके बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, ठीक है। मैं मिला, बिल्कुल ठीक लग रहे थे मुझे। और कुछ साल बाद फिर ये पता लगा कि उनकी जो अद्वियात की फैक्ट्री थी वो असल में जाली 2 नंबर अद्वियात, अगर आपने मतलब 10% उसमें मेडिकल प्रोडक्ट डालना है, वो 2% डालते थे। और हुआ क्या कि एक रोज उनको दिल का दौरा हुआ जब वो कहीं किसी छोटी गांव से गुजर रहे थे। अब वहाँ के मेडिकल सेंटर में गए, उनको जो दवाई दी गई वो भी 2 नंबर थी और वो फौत हो गए। अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका में अंदाजन हर साल 5 लाख लोग फेक मेडिसिन की वजह से फौत हो जाते हैं, बी इट मलेरिया वगैरह। वहाँ पर एक टेक कंपनी ने एक हल निकाला है, और वो है कि जैसे स्क्रैच कार्ड होता है ना, तो आप एक स्क्रैच पैनल लगा दें हर मेडिसिन के ऊपर। अब उसको स्क्रैच करके जो कोड आता है वो आप उनको SMS कर दें या फिर स्कैन करके कर दें, और आपको 2 मिनट के अंदर एक जवाब में SMS मिल जाएगा कि जी दिस वन इज हमारा प्रोडक्ट है या नहीं है। तो लेकिन जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा, हमारे यहाँ बेशतर दवाएं तो ठीक हैं, लेकिन अगर ये 9 कंपनियां अभी सामने आई हैं, अगर इनको अभी इनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो ये मसला बढ़ता जाएगा, कल 90 होंगे, फिर 900 होंगे। चलें, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान और बात करेंगे द्यामीर भाषा डैम के मुतासरीन की। वेलकम बैक। मुझे याद है कि सिंतास मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 2 बड़े डैम बने, एक अयूब खान के दौर में मंगला और एक तरबेला, जिसका इफ्तिताह भुट्टो साहब के दौर में हुआ। हज़ारों लोग मुतासिर हुए, कुनबे मुतासिर हुए, और उनके जो मिल्कियत का तनाज़ा है कि कंपनसेशन, मिल्कियत कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, 4 अशरों तक ये मसला हल नहीं हो सका। हालांकि मुतासिरीन की तादाद लाखों में नहीं थी, सिर्फ हज़ारों में थी। द्यामीर भाषा डैम, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर से पहले 90s से हम सुनते जा रहे हैं कि अब ये जो है ये भी गेम चेंजर है।
और जो मुतासरीन हैं उनको हाथ के हाथ जो है वो कंपनसेट किया जाएगा। इस सिलसिले में पहला माहिदा 2010 में हुआ और फिर एक नज़रसानी शुदा माहिदा या वादा 2021 में हुआ। आज है 2025। अगर 2010 से मैं काउंट करूं तो 15 साल हो गए हैं और 15 साल बाद खबर ये आ रही है कि दया मीर भाषा डैम के जो मुतासरीन हैं वो हुकूक दो डैम बनाओ कमेटी बना के धरना दिए बैठे हैं शदीद सर्दी में, और उन्होंने डैम की जानिब मुतालबात पूरे होने की ना होने की सूरत में मार्च की भी धमकी दी है। चुनांचे जैसा कि होता आया है, रियासत ने एक फायर फाइटिंग के फार्मूले के तहत एक 7 रुकनी मज़ाकराती कमेटी वज़ीर उमूर कश्मीर और शुमारी इलाक़ाजात अमीर मकाम की सरबराही में तश्कील दे दी है, जिसमें मुतल्लिक़ा वज़ारतों के सेक्रेटरी और गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आला हैं वो शामिल है। एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दे दी है। मुज़ाहिरीन की क़यादत में 31 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है और उसमें उसमें कहा गया है कि 2010 में और 2021 में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं। ये मुतालबात हैं क्या, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले जो धरने पे बैठे हुए लोग हैं उनकी गुफ्तगू सुन लें। हम मुतालबा करते हैं कि 2015 में जिन लोगों ने 7,000 से ज्यादा अपने घरों का छीन लिया था उनमें सिर्फ 4,102 लोगों को चोरा पैकेज दिया गया है। बकाया 3,000 से ज्यादा जो लोग बचते हैं उनको जल्द अज जल्द चोरा पैकेज से नवाजा जाए। हम रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आपने हमारा 18,000 एकड़ की जमीन जो है, जो 1,50,000 कनाल बनती है, वो बगैर मुआवजे के लिए अगर आज की शरीयत के मुताबिक हम उनको कहते हैं 8 लाख रुपए का दावा करते हैं तो इसकी रकम 1 खरब रुपए से ज्यादा बनती है। बदस्तूर जारी रहेगा तब तक जब तक कोई हकीकी फैसला, फिजिकली कोई फैसला इनके सामने नहीं आता है। तो सरकार से गुजारिश की जाती है और ददादारन से गुजारिश की जाती है कि सिर्फ कमेटी इन मुतासरीन का हल नहीं है। कमेटी के तश्कील के बाद इनके जो चार्टर ऑफ डिमांड है 31 नुकात का, उनके ऊपर अमल दरामद करना और इन नुकात के ऊपर फैसला करना इनका मुतालबा है। ये आपने इनके मुतालबात सुने। ये 31 मुतालबात में जाहिर है कि चंद मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये भी था कि फ़ी मुतासिर 6 कनाल ज़रई ज़मीन जिसका 2010 में वादा किया गया था वो भी दी जाए। हासिल शुदा ज़मीन की जो कीमत गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मार्केट रेट के हिसाब से तय की है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। बुनियादी सेहत सहूलतों के लिए हेल्थ कार्ड और दीगर सहूलतों के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जाए। हर घर में रहने वाले, जाहिर है कि उस इलाके में एक घर में एक कुनबा तो नहीं रहता, कई कुनबे रहते हैं, तो हर घर में जो शादीशुदा जोड़े हैं या उनके बच्चे, उनको अलग अलग ख़ानदान तस्वुर करके मुआवजा दिया जाए। और इसे चूल्हा पैकेज का भी लोकल लेवल पे नाम दिया गया है। और इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि 2015 से अब तक जो नए घर बने हैं या नए कुनबे हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। अब इस पे कितना अमल होगा, कितना नहीं होगा, हमारे शुमाली इलाका जात के नामानिगार जमील लगरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमील लगरी साहब, ये जो नई कमेटी बन गई है, आला सतही कमेटी, ये वाकई कोई सीरियस स्टेप है या ये है कि गुस्सा ठंडा करने की एक और कोशिश है? देखिए, इसमें बज़ाहिर तो सीरियस से किया जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कंस्टिट्यूट किया है जिसके अंदर जीबी के चीफ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, वापडा के चेयरमैन है और मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स बल्तिस्तान है, देखने में तो सीरियस है। लेकिन अब उस नोटिफिकेशन के अंदर एक वर्ड है कि to address the genuine grievances of the protesters। अब जो genuine का जो लफ्ज है वो मैटर करता है, क्योंकि 31 पॉइंट्स का जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड है प्रोटेस्टर्स का, उसके अंदर उन्होंने अपने सारे जो डिमांड्स है वो लिखा है और उन्होंने कहा कि वो पूरे के पूरे जब तक अमल दरामद नहीं होगा हम प्रोटेस्ट कॉल्ड ऑफ नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने जेन्युइन वाला जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उससे थोड़ा डाउट बढ़ गया है कि अब वो रियल और जेन्युइन मतलब फेक या जेन्युइन में क्या उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जमील, ये तो एक तरह से एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी तो होती है ना, मतलब जब भी मुजाहरा होता है, जब डिमांड्स पेश की जाती हैं तो उसमें तो आप सब कुछ डाल देते हैं। जब यहाँ पे 31 डिमांड है और जाहिर है उसके साथ मतलब जज्बात को बुलंद रखने के लिए और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप ये भी कहते हैं कि जी हर 31 डिमांड हमारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन घूम फिर कर उनको भी पता होता है कि यार अगर आधी भी हमारी माने गई तो ये काम भी चल जाएगा। तो आपको लग रहा है कि शायद इसी तरह फिर मसला हल हो जाए? सर देखिए, अब जो हुकूक दो डैम बनाव वाली जो कमेटी है, इस वक्त चूंकि उसको बेक पूरा गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, और सबसे इंटरेस्टिंग पहली दफा ये हुआ है कि दियामर के अंदर जितने भी ट्राइब्स है वो सब इकट्ठे हुए हैं। हालांकि इससे पहले इवन डैम के राइट्स के हवाले से भी उस तरह का इत्तेफाक देखने में नहीं आया था। और यहाँ तक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ट्राइब्स के दरमियान जो जाती दुश्मनियां होती है, और वो जाती दुश्मनियां भी उन्होंने इस बात पे एग्री कर लिया है कि जाती दुश्मनियां वाली सरगर्मियां जब तक इस प्रोटेस्ट की एंडिंग नहीं होती तब तक सस्पेंड रहेगा। कोई भी जो है वो जो जाति, मतलब कि सब मुतहद हैं और सब वन पेज पर हैं। जमील नगरी ये जो बात की बहुत सिग्निफिकेंट है। माजी में वहाँ के जो दो कबाइल थे, बोडो खेल और सोनेवाल, उन लोगों का आपस में इतना था कि बाकायदा हमले हुए और लाशें भी गिरी। और आज से 5-6-7 साल पहले वहाँ पे जब हम गए तो हमें बताया गया कि वो हमारे यहाँ जैसे होता है, सरकार फिर चाहती भी है कि आपस में गुत्थम गुत्था रहें, डिवाइड एंड रूल वाला, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ट्राइब्स ने अपने जो डिफरेंसेस हैं वो भुला के वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात कि गज़ा में क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है। वेलकम बैक। और अब हम आपको ले चलते हैं अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा और आपको मिलाते हैं मॉर्डेकाई ब्रैफमन साहब से। ये मॉर्डेकाई ब्रैफमन साहब की तस्वीरें जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, मॉर्डेकाई भाई को क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि एक रात वो हस्बे मामूल फ्लोरिडा में टहलने निकले और उनको 2 अरब नज़र आए। अब मॉर्डेकाई ने सोचा, मॉर्डेकाई एक कटर जूइश ज़ायनिस्ट हैं, और उन्होंने सोचा कि यार अरब हैं तो इसका मतलब है कि फ़लस्तीनी है, और अगर फ़लस्तीनी है तो इसका मतलब है कि इनको कत्ल कर देना चाहिए। तो मॉर्डेकाई ने अपनी बंदूक निकाली। अमेरिका है, फ्लोरिडा है, वहाँ पे मच्छरों के पास भी असलहा होता है जहाँ तक मैंने सुना है, और 17 बार उन दोनों पर गोलियां चलाई, 17 गोलियां चलाई उन दोनों पर। पुलिस पहुंच गई, जाहिर है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने 2 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है। अच्छा, वो कत्ल नहीं हुए थे, वो जख्मी नहीं हुए थे, और वो फ़लस्तीनी भी नहीं थे, जख्मी हुए थे, सॉरी जख्मी हुए थे, कत्ल नहीं हुए थे। लेकिन वो फ़लस्तीनी भी नहीं थे, वो अरब भी नहीं थे। बाद में पता लगा कि असल में ये भी इजराइली थे, ये भी जूइश थे और ये भी ज़ायनिस्ट थे, और एक बाप बेटा थे जो फ्लोरिडा में अपनी छुट्टियों पर आए थे। अच्छा, और सोने पे सुहागा जब उनको उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, जख्मी हालत में भी उन्होंने कहीं ऑनलाइन पोस्ट किया कि हमारे ऊपर ये देखें किस हद तक यहूद दुश्मनी बढ़ गई है दुनिया में, कि अभी किसी अरब या इस तरह के दहशतगर्द ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं। इजराइल जिंदाबाद, अरब मुर्दाबाद। अच्छा, तो मारने वाला भी गलतफहमी का शिकार, हमला हाँ, जिस पे हुआ वो भी गलतफहमी का शिकार, लेकिन है यहूद दुश्मनी, जाहिर है, लेकिन यहूदियों के बीच में शायद। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं है। आज जेरूसलम में क्या हुआ कि एक यहूदी औरत ने दूसरी यहूदी औरत पर कुल्हाड़ी से हमला किया, उसको शदीद जख्मी किया, और वो इसलिए क्योंकि वो सोच रही थी कि ये क्रिश्चियन है। अच्छा, जेरूसलम में क्रिश्चियंस और जूस के बीच में भी काफ़ी टेंशन है। बाद में उसको भी पता लगा कि नहीं जी, आपने तो अपनों के ऊपर ही वार कर दिया है। तो ये हो रहा है। अब हम वापस चलते हैं टू अमेरिका, और हम चलते हैं न्यूयॉर्क। अब आपको पता है वेस्ट बैंक में जब से ये गजा पर चढ़ाई शुरू हुई और बिलखसूस जंग बंदी के बाद तकरीबन 45,000 लोगों को अपने घरों से निकाला गया, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनके खेतों को आग लगाई जा रही है। ये सिलसिला चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे कत्ल भी किया गया है। अब जहाँ पर ज़मीन पर कब्जा होता है तो फिर सवाल बनता है कि अब इस ज़मीन का करना क्या है।
और जाहिर है कि आप चाहते हैं कि आप मुनाफे में बेचें, क्योंकि आपको तो वैसे ही फ्री में मिली है, लेकिन आप उस पर जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं आप कमा सकते हैं। तो हमने अक्सर देखा है माजी में भी कि टोरंटो में या लंदन में और बिलखसूस न्यूयॉर्क में इस कब्जे की ज़मीन, चोरी की ज़मीन की फिर नीलामी होती है। तो ब्रुकलिन में एक ऐसा ही हो रहा था, वहाँ पर एक लोकल जूइश सेंटर में वेस्ट बैंक की जो चोरी हुई ज़मीन है उसकी नीलामी हो रही थी, और वहाँ पर कोई 200 से 250 प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स पहुंचे, और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो अंदर जो यहूदी एक्सट्रीमिस्ट थे और इनका ताल्लुक एक इंतहा पसंद तंजीम बेतार के साथ है, वो अपने झंडों के साथ भी निकले, उनके पास डंडे भी थे और छुरियां भी थी, और उन्होंने ये मुजाहिरीन पर हमला किया। लेकिन अगर आप, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टोरी को अगर आप गूगल करें तो इजरायली मीडिया में आपको एक्यूरेट स्टोरी मिलेगी। अगर आप अमेरिकन मीडिया देखें, न्यूयॉर्क पोस्ट या जो भी इस तरह के, तो उसमें होगा एंटी सेमेटिक अटैक एंड अनप्रोवोक्ड अटैक, लेकिन असल में असल स्टोरी इसकी ये है। अच्छा, एक बार फिर जरा मोर्डेकाई भाई के पास जाते हैं, और शाहजेब आपको ये बात थोड़ी सुनी सुनाई लगेगी कि पहले तो भाई कह रहे थे कि यार बड़े फख्र के साथ मैंने 2 फलस्तीनियों को मारा है, अब आप गेस कर सकते हैं वो क्या कह रहे हैं कि असल में जी वो मैं बड़ा मेंटल इलनेस होती है मुझे, और मैं एकदम खौफजदा हो गया था इन लोगों को देख के, मुझे लग रहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो मैंने कहा कि इससे पहले मैं उनको मार दूं। उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं, असल में मुझे इजरायली फौज ने ऑर्डर दिया था। तो अब वो क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, अब जहां तक मुजाहिरों की बात है तो आपको पता है कि एक वक्त था जब दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे थे, या कम से कम हम उन मुजाहरों को देख रहे थे, कवर कर रहे थे। आज भी मुजाहरे जारी हैं। अभी कुछ दिन कबल लंदन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है ट्रंप के नए प्लान के मुखालिफ। ट्रंप के कौन से प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कि यहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को निकाल लो और यहाँ पर हम DHA फेज़ 15 बनाएंगे, या जो भी ट्रंप बनाता है, ट्रंप मारा लागो या ट्रंप टावर्स। स्टॉकहोम में एक बड़ी मजेदार चीज़ हुई कि स्टॉकहोम में मुजाहिरीन पहुंच गए US एम्बेसी, और उन्होंने कहा कि जी हम 100% हक में हैं ट्रंप सरकार के प्लान की, लेकिन इसके बदले में हम चाह रहे हैं कि आज से आपकी एम्बेसी हमारी होगी। I mean, मतलब अगर इस तरह गेम खेलनी है तो फिर टू कैन प्ले, ऐसे बात समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खेल के मैदान को भी एक तरह से एक प्रोटेस्ट एरिना बनाया गया है। बिलखसूस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल की। फुटबॉल फैंस ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है, शो इजराइल द रेड कार्ड। अब यहाँ पर जर्मनी में ये एक बहुत बड़े आप देख सकते हैं बैनर्स। ये जर्मनी का स्टेडियम है जहाँ पर केल्टिक्स वर्सेस बायर्न म्यूनिख खेल रहे थे। तुर्की में, स्पेन में, ग्रीस में कमोपेश आपको अब यही देखेंगे। और इंटरेस्टिंग बात अगेन शाहजेब ये आपके लिए कि आपको पता है कि जर्मनी कितना फुटबॉल क्रेजी, सॉकर क्रेजी नेशन है ना। आई मीन ये तो मतलब ऐसा लाइव टेलीकास्ट होते हैं, इतनी रेटिंग्स आती हैं इनकी कि आप सोच नहीं सकते। उसमें जो केल्टिक्स की जो फैन की क्राउड है वो टीवी पर नहीं दिखाए गए, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो फिर ये नजर आएगा, ये बैनर। तो फुटबॉल के तो वो फैन है, लेकिन इजराइल के उससे बड़े फैन, उससे वो इजराइल के ही फुटबॉल है एक तरह से, अगर आप इस तरह सोचना चाहें। और अगर जर्मनी की बात कर रहे हैं तो पिछले रोज एक बिल्कुल पुरअमन मुजाहरा हो रहा था बर्लिन में, और वहां पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने मतलब लोगों के सर भी फाड़े और लोगों को गिरफ्तार भी किया। और जब पूछा गया कि आपके पास परमिट है तो लोगों ने कहा कि जी हमारे पास तो परमिट है, आप हमें क्यों मार रहे हैं। उसने कहा कि नहीं जी, नया कानून आया है, कानून कि किसी मुजाहरे में अरबी जबान में नारे नहीं होंगे और अरबी म्यूजिक प्ले नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो अब ये बना है एनीथिंग अरबिक इज बैंड, या कम से कम पुलिस का ये कहना है। उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल रैपोर्टर हैं फ्रांसिस्का, उनकी एक मीटिंग हो रही थी, एक टॉक हो रही थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ ऑन द इजरायली जेनोसाइड, और वहां पर भी पुलिस पहुंच गए कि जी ये तो आप यहूद दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं, जर्मनी में ऐसा नहीं हो सकता। UAE में जाहिर है कि थोड़ा सा एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है इन चीज़ों की तरफ, जर्मनी की तरह ये एक तरह से। और अभी हाल में UAE में इनफैक्ट मंडे की बात है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपो हुआ है, जैसे पाकिस्तान में आइडियाज़ होते हैं, तो वहाँ का एक डिफेंस एक्सपो में वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स इजरायली कंपनीज ही थी, और वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमने आप सबको दिखाई हैं इस्तेमाल करते हुए ग़ज़ा में।
तो और भी बहुत कुछ था। डॉक्टर हसन सफ़िया का भी एक फाइनली झलकी मिली है, लेकिन वक्त कम हुआ चाहता है, तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।